मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आप लोग मेरे पास कॉपी में लिख रहे थे सेक्शन वाइज स्टडी, और कल हमने कुछ सेक्शंस लिखे थे आगे कॉपी में और कुछ समझे भी थे। जैसे एक तो हमने 111A 112A, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के जो यूनिट्स हैं इन्हें अगर आप ट्रांसफर करोगे रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जिसपे एसटीटी पेड होगा, तो इस पे गवर्नमेंट आपसे कंसेशनल टैक्स रेट्स लेती है। शॉर्ट टर्म गेन होगा तो सिर्फ 15% टैक्स रेट है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर सिर्फ 10% टैक्स रेट होगा, वो भी 1 लाख से ऊपर वाले कैपिटल गेन का। ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली कोई बिल्डिंग बेची, कोई लैंड बेचा, कोई गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची, इस तरह की चीजों पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो जनरली हुआ करेगा 20% रेट पे टैक्सेबल। ठीक है, ये बातें हमने कल सीख ली थी। एक मैंने आपको कल कैजुअल इनकम बता दी थी, इसके अंदर मैंने कहा था 30% फ्लैट रेट है, तो इसे मैं कंसेशनल नहीं मान सकता क्योंकि ये तो हाईएस्ट रेट ही लगा दिया इन्होंने, मतलब इसके अंदर कोई कंसेशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट किसी को भी। ठीक है। अनडिस्क्लोज सोर्सेज की बात भी आगे करेंगे, 60% टैक्स रेट है। और कल लास्ट में हमने चर्चा की थी सेक्शन नंबर 145 यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर असेसी बुक्स मेंटेन कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो इनकम टैक्स वाले दो हेड्स में तो उस बुक्स को समझते हैं रेलिवेंट, वो है अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। लेकिन बाकी तीन जो हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स वाले कहेंगे जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है हम उसके मुताबिक आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ना कि आपकी बुक्स के मुताबिक। तो ये हमने लास्ट पॉइंट कल किया था। इससे आगे आपने जो सेक्शन लिखा हुआ है उसकी चर्चा मैं आपके साथ अभी करता हूं। इसमें आपने सेक्शन नंबर लिखा है 145B, और कहता है ये इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहांस्ड कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। अब पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है, मेरे को आंसर दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक एरिया ऑफ लैंड है, बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ लैंड है। सपोज करिए शहर के आउटस्कर्ट्स में आपने 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन लेके रखी हुई है, यानी यू हैव अ लैंड, अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड। ठीक है। और ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट आपने उसे रखा हुआ था, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं ये आपका कैपिटल एसेट है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, ये सारी हमारी कैपिटल एसेट्स तो हैं ही हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए गवर्नमेंट वहां कोई ना फ्लाईओवर बनाना चाह रही है उस एरिया से, या कोई सड़क बनाना चाह रही है, या कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है। जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो जब बनी तो बहुत सारे एरियाज उन्होंने एक्वायर कर लिए, क्योंकि जहां जहां से मेट्रो निकलनी थी उन प्लॉट्स को, उन एरियाज को, उन लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया अंडर लॉ। ठीक है, तो उसका पूरा एक लॉ बना हुआ है प्रॉपर, उन चीजों के अंदर हम नहीं जा रहे। बट इनकम टैक्स में मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो किसी का लैंड एक्वायर हो गया, किसी का लैंड एक्वायर हो गया, ठीक है, तो क्या इस पे कोई कैपिटल गेन निकलेगा? मेरा सवाल सभी बच्चों से, बताइए फटाफट से, क्या अगर किसी बंदे का कैपिटल एसेट यानी कि लैंड कंपल्सरली एक्वायर, ऐसे बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन, बदले में गवर्नमेंट कंपनसेट करती है, ये नहीं कि फ्री में वो उठा लेते हैं लैंड को, बदले में आपको कंपनसेशन पे कर देती है, तो बताइए क्या इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? क्या इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से बताइएगा, देखते हैं आपका आंसर क्या है। किसी व्यक्ति का लैंड कंपल्सरली एक्वायर हो गया है और बदले में गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देने को तैयार है, क्या इस पे कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? तो पहला आंसर आया है सर यस सर, यस सर, यस सर। 2-3 आंसर मेरे पास यस के आगे हैं, होना चाहिए सर, होना चाहिए, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास आ रहे हैं। यानी आज मैंने आपके दिमाग में एक बात बिठा दी, कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर फॉर द पर्पसेज ऑफ कैपिटल गेन। क्या बात है सर, सभी के आंसर यस आ गए हैं, सभी के आंसर यस आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं ये नहीं बोला करूंगा कि कैपिटल एसेट अगर सेल हुआ तो कैपिटल गेन आएगा, मैं ये बोला करूंगा कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल गेन आएगा। तो ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल आ गया जहां मैंने आपको दिखाया कि क्या बताने की कोशिश करी, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी, सेल वर्ड ट्रांसफर वर्ड से नैरो है। ये बात आपको पहले भी मैंने बता दी थी
हालांकि एक दो बच्चा कह रहे हैं कि नहीं सर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, बट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कंपलसरी एक्विजिशन होने पे भी अगर आपको कोई कंपनसेशन वगैरह मिल रहा है तो ये ट्रांसफर है और इस पे हम कैपिटल गेन निकालेंगे। तो ये तो होगी एक बात, ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, कई बार क्या होता है इस कंपनसेशन की अमाउंट जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी होती है ना, या जो भी जिस भी लॉ में आपकी एक्विजिशन हो रही है, तो उस अथॉरिटी ने जो आपकी कंपनसेशन फिक्स करी होती है, कई बार असेसी उस पर डिस्प्यूट करता है। डिस्प्यूट मतलब कि भाई ये तो मेरा कंपनसेशन आप बहुत कम फिक्स कर रहे हो, मेरे लैंड की जो वैल्यू है वो तो ज्यादा बनती है। तो अगर आप हायर अथॉरिटी के पास जाके अगर आप डिस्प्यूट करते हो और बाद में अगर उस कंपनसेशन के अमाउंट को बढ़ा दिया गया, मान लो अगर प्लॉट ऑफ लैंड या एरिया ऑफ लैंड आपका मान लो 2 करोड़ में एक्वायर हुआ था, तो कंपनसेशन 2 करोड़ है, लेकिन अगर बाद में उसको इन्हांस करके 2.5 करोड़ कर दिया मान लो हायर अथॉरिटी ने, तो मैं आपको ये बता दूं अगर कंपनसेशन को इन्हांस करा जाएगा वो भी हमारे इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल होगा। फटाफट से मेरे को ये बताइए, फटाफट मुझे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जो ये इन्हांस कंपनसेशन होगा इसे मैं किस हेड में लेकर जाऊं? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज? देखते हैं आप क्या आंसर करते हो, लेट्स सी, देखते हैं आप क्या दिमाग लगाते हो। अगर कंपनसेशन को इन्हांस किया जाता है तो ये किस हेड में जाएगा? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज? लेट्स सी। देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहला आंसर मेरे पास आ रहा है जी, सबसे पहला आंसर आ रहा है युगम, अदर। अदर में जाना चाहिए, अदर में आना चाहिए क्योंकि सेल तो पहले ही हो गया ना। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, 100% बच्चे अदर सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज। यही तो बेटा मेरे में टैलेंट है, यही तो बेटा मेरे में टैलेंट है कि मैं बड़ी आसानी से आप लोगों की आंखों में धूल झोंक देता हूं। क्या बात है, मजा आ गया, सभी का आंसर गलत करवा दिया, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। सर क्या हो गया, हमें समझ नहीं आया। एक बच्चा तो ये भी बोल रहा है कि सर सेल तो पहले ही होगी, ट्रांसफर तो पहले ही होगी, अब तो वो इन्हांस करवा रहा है ना, तो इसे तो अदर सोर्सेज में लेके जाओ। बच्चे ने लॉजिक भी दिया है, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर गलत। सुनिए ध्यान से बेटा, जो ये कंपनसेशन इन्हांस भी हो रहा है, इन्हांस, आप किस चीज को लेकर डिस्प्यूट कर रहे हो? कि मेरा जो आपने एसेट या मेरा जो लैंड आपने एक्वायर करा, आपने उसकी कंपनसेशन 2 करोड़ फिक्स करी, पर ये बनती इसकी 2.5 करोड़ है तो उस ट्रांसफर के सिलसिले में ही ये कंपनसेशन फिक्स की जा रही है ना, जो इन्हांस करके भी रखी जा रही है। अब देखो, अब बच्चों के आंसर पलटने शुरू हो गए कि हाँ सर, हाँ सर, ये तो कैपिटल गेन में ही जाना चाहिए सर। सर पर आप ना बड़े खराब हो, आपने ना जान के हमारे सामने ये ना रख दिया, टॉपिक लिखवा दिया, और यहाँ पे तो ना हमें अदर सोर्सेज भी दिख रहा है सर, हमें कॉपी में भी दिख रहा था अदर सोर्सेज, हमें स्क्रीन पे भी दिख रहा था अदर सोर्सेज, और हमने सोचा सर बताओ कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने तो लिखा हुआ है अदर सोर्सेज, तो हम तो अदर सोर्सेज ही बोलते। बेटा यही तो कला है, बाकी सब व्यर्थ है। कैपिटल गेन हेड में जाएगी बेटा ये इनकम, इनहांस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन में ही जाएगी। सर फिर ये क्या लिखवा रखा है? बेटा यहां मैं चर्चा कर रहा हूं, कॉपी में मैं चर्चा कर रहा हूं इंटरेस्ट की। अच्छा ये बात है, हमें तो बस ये कंपनसेशन शब्द दिखा, हमें ये इनहांस कंपनसेशन शब्द दिखा, हमें ये कंपलसरी एक्विजिशन शब्द दिखा, हमने कहा ये तो अपना ही है, ये तो वही है, वही है जो सर पूछ रहे हैं, वही है, तो इसीलिए हमने अदर सोर्सेज बोल दिया सर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, लैंड बिल्डिंग एक्वायर होता है, तो उस पे जो कंपनसेशन मिलेगा या जो इनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगा, वो तो आपके कैपिटल गेन्स हेड की ही इनकम है। लेकिन होता क्या है ना बच्चों, सुनिए ध्यान से, बड़ी बार ये जो कंपनसेशन होती है ना, इसे रिलीज होने में टाइम लग जाता है, यानी आपको मिलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, कागज पत्तर आपको पूरे करके देने पड़ते हैं, तब जाके आपका ये कंपनसेशन रिलीज होता है। और कई बार गवर्नमेंट वैसे इसको डिले कर देती है, तो उस डिले पे ना आपको इंटरेस्ट मिल जाता है।
अब ये इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ना, वो डिले की वजह से मिल रहा है। ये इंटरेस्ट आपका अदर सोर्सेज इनकम में जाता है। अब चाहे वो कंपनसेशन का डिले हो, चाहे वो इनहांस कंपनसेशन का डिले हो, ये इंटरेस्ट आपका जाया करेगा अदर सोर्सेज हेड में। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, और एक बात यहां और लिखवाई है मैंने, जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हो कि अदर सोर्सेज हेड में तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेलिवेंट होते हैं। अदर सोर्सेज हेड में तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेलिवेंट होते हैं। तो अगर मान लो एसएससी है, वो बुक्स मेंटेन कर रहा है मर्केंटाइल बेसिस पे, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे, तो वो सारी जो एंट्रीज डाल रहा है वो किसके हिसाब से डाल रहा है कि जो ड्यू हो गया वो अपनी इनकम में दिखा देता है, जो खर्चा ड्यू हो गया उसे खर्चे में दिखा देता है, जो इनकम ड्यू होगी उसे इनकम में दिखा देता है। अब हुआ क्या, इनकम टैक्स वालों ने क्या सोचा, अगर कोई एसएससी बुक्स मेंटेन कर रहा है ड्यू बेसिस पे, तो अगर उसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ये कंपनसेशन वाला या इनहांस कंपनसेशन वाला, तो वो तो उसकी इनकम बुक कर लेगा। अब अगर वो इनकम बुक कर लेगा बुक्स में, बुक्स रेलिवेंट है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, असेसिंग ऑफिसर कौन है, जो आपकी असेसमेंट करेगा। अगर आप कुछ गलत मलत करोगे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, मतलब कैलकुलेशन, आप ये समझ लो कि जो कैलकुलेशन करने वाला ऑफिसर होगा इनकम टैक्स वालों का, वो तो बोलेगा इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल करो ये वाले को, क्योंकि आपकी बुक्स में ड्यू हो गया है। तो इनकम टैक्स लॉ ने क्या बोल दिया, रुको, अगर कंपनसेशन का या इनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट है, इसको हम हमेशा हमेशा टैक्सेबल करेंगे रिसीट बेसिस पे। यानी कि जब तक असेसी को इसका पैसा नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, तब तक हम इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे एसएससी के हैंड्स में। यानी कि आपने बुक्स जिस तरह मर्जी मेंटेन करी हो, irrespective of your books of account, this interest will always be taxable on receipt basis। अब आप एक बार एक एक शब्द पढ़ के देखो, क्या जो मैंने यहाँ पे जड़वाया है आपकी कॉपी के अंदर और जो मैंने आपको समझाया है, क्या बिल्कुल आपको वो चीज प्रॉपर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात करी है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखवाया कि कंपनसेशन कहाँ टैक्सेबल होगा या इनहांस कंपनसेशन कहाँ टैक्सेबल होगा, वो दोनों कैपिटल गेन हेड में ही जाएंगे। लैंग्वेज पढ़ लो, तसल्ली कर लो। मेरी बात अगर आप तक पूरी तरह से पहुंच गई हो तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, थम्स अप कर दो, बम फोड़ दो, फायर ब्रिगेड भेज दो, जो करना है कर दो, लेकिन आप तक का मैसेज मेरे तक पहुंच जाना चाहिए अभी के अभी। लॉजिक इसका सिंपल है कि भाई जब तक पैसे मिल नहीं रहे एसएससी को इंटरेस्ट के, क्यों उस पर टैक्स लगाना है भाई, क्यों उस पर टैक्स लगाना है। बहुत ही बढ़िया जी। अलग अलग तरह के इमोजी देखने को मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, बम्ब, फायर ब्रिगेड, आग, 100, डैबिंग, सब चल रहा है बेटा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बढ़िया, आप ही हो कलाकार। चलते हैं आगे, क्या बात है। एक बच्चे ने बम्ब के साथ आग के साथ बारिश भी भेजी है, ये लो बुझा भी लो आप, बारिश से बुझाऊंगा मैं, फायर ब्रिगेड से बात नहीं बनेगी, आग ज्यादा लगा दी है। बहुत ही बढ़िया, चलते हैं जी आगे लाइफ में अपनी। चलिए सर, चलिए सर, ये बीच में बड़े सेक्शन छोड़ दिया आपने, 145 बी से सीधे ही चले गए सर आप 190 पे। बेटा मैं बता तो रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट बहुत ब्रॉड है। इंटर में तो भाई साहब आप झलक दिखला जा कर रहे हो इसका, ये फाइनल में और ज्यादा है, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो भाई साहब इसका एंड ही कोई नहीं है। ठीक है, बट इंटर में ही आपको मैं पूरी गंगा नहला दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और इंटर में अगर आपने बेस अच्छा बिल्ड कर लिया, आपको सीए फाइनल में भी ये सब्जेक्ट, मार्क माय वर्ड्स, आपको तंग नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल का होगा अगर आपने इसका बेस अच्छा बिल्ड कर लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लिखना शुरू कीजिएगा, मेरे ख्याल आपने लिखा भी नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 30, मैं होता हूं गायब, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फिर समझेंगे। पॉइंट नंबर 30, सेक्शन नंबर 190 से 206 सीसी, 190 टू 206 सीसी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्यार से बोलो तो टीडीएस, नाम तो सुना ही होगा, एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स।
प्यार से बोले तो टीसीएस, ये भी शायद आपने नाम सुना हो, समझेंगे इसको आराम से, डोंट वरी, पहले लिख लो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीसीएस। 31 नंबर पॉइंट, सेक्शन 207 टू 211, 207 से 211, एडवांस टैक्स प्रोविजंस, एडवांस टैक्स प्रोविजंस। उसके बाद 32 नंबर पॉइंट, सेक्शन 234C, 234B एंड 234A। सर ये उल्टे क्यों लिखवाए हैं? सी बी ए बी सी भी तो लिखवा सकते थे। बेटा दिमाग मत लगाओ, लिखते रहो। ओके सर, जैसे आपको सेक्शन 234C, 234B एंड 234A, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। थर्टी थ्री नंबर पॉइंट, सेक्शन 234E, सेक्शन 234E, फीस फॉर फर्निशिंग डिलेड रिटर्न ऑफ इनकम, फीस फॉर फर्निशिंग डिलेड रिटर्न ऑफ इनकम। थर्टी फोर नंबर पॉइंट, सेक्शन 288A, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। पहले एक ऑफ है डबल एफ वाला, फिर एक ऑफ है सिंगल एफ वाला। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, और ब्रैकेट में हमने लिखा है इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस, इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस। और आखिरी सेक्शन बच्चों 35 नंबर पॉइंट, सेक्शन नंबर 288B, सेक्शन 288B। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट कोई नहीं है, ना 288A में, ना B में, ना 234E में, ना 234CBA में, ये सारे मेन सेक्शंस हैं। तो आपको भी पेपर में ध्यान रखना है कि कहाँ ब्रैकेट लगाना है और कहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना। सर लिखने दो हमें आप, अच्छा ठीक है लिख लो। राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल, राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी उर्फ, सर उर्फ क्या है, अरे ओब्लिक टैक्स पेबल। ब्रैकेट में लिखेगा इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस, इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस। बहुत ही बढ़िया सर। छोटे छोटे बच्चों, ये जान के आपको खुशी होगी कि आपकी एक बार सेक्शन वाइज स्टडी का जो मैंने इंडेक्स बनाना था वो आपका पूरे का पूरा बन गया। क्या बात है सर, कुछ ज़्यादा ही सेक्शन है बेटा। अभी तो अंदर अंदर जाते देखना अभी होगा क्या। जो मैंने लिखवाया है ना, सेक्शन 22 से लेके 27, सेक्शन 28 से लेके 44 DB, इन एक एक चैप्टर के अंदर बहुत बहुत सेक्शन पढ़ने हैं हमने। और बच्चे अभी से मेरे से पूछना शुरू कर रहे हैं सर सेक्शन याद कर रहे हैं। बेटा अभी तो ये सेक्शंस का मेन्यू है, मेन कोर्स तो अंदर है, ये तो स्नैक्स हैं। स्नैक्स भी नहीं, स्टार्टर भी नहीं, सूप है तो। अच्छा, मैं तो कहता हूँ सूप भी नहीं, पानी परोसा अभी सिर्फ। ओ माय गॉड, ये बात है सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी और लिखते हैं, फिर हम समझेंगे इन चीज़ों को। एक काम करिए, आप चाहे ना नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फ्रेश पेज पे आ जाइए। चाहे अगर हाफ पेज आपके पास पड़ा है तो चाहे यहाँ से शुरू कर लो, लेकिन अगर हाफ से कम पेज है तो चाहे फ्रेश पेज पे आ जाओ, ठीक है, एज यू फील कंफर्टेबल। हेडिंग लिख लीजिए बेसिक कंसेप्ट एंड कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स। थोड़ा और लिखते हैं, बेसिक कंसेप्ट एंड कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इसमें लिखिए टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, बेसिस ऑफ चार्ज ऑब्लिक चार्जिंग सेक्शन, बेसिस ऑफ चार्ज ऑब्लिक चार्जिंग सेक्शन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा। सेक्शन नंबर 4 हमारे इस एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है, यानी इस एक्ट में किस चीज पे टैक्स लगेगा, किन लोगों पे टैक्स लगेगा, किस रेट पे टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा, ये सारा कुछ बता रखा है चार्जिंग सेक्शन ने। यानी ये चार्ज का बेस है। जब भी आप कोई टैक्स लॉ पढ़ते हो, एक चार्जिंग सेक्शन उस एक्ट में जरूर दिया होता है, जिसने वो सारी कंडीशंस या आप कह लो कुछ एक क्राइटेरिया बता रखा होता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ
तो ऐसे ऐसे ये वाला टैक्स हम लगा दिया करेंगे। तो ये होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन, जो कि हमारे एक्ट में सेक्शन 4 जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 जिंग सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 4। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी सर जी बिल्कुल, ये बातें तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं आपकी। लिखना शुरू कीजिएगा पहला बुलेट। टैक्स शैल बी लेवीड। लेवीड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्पोज। हम टैक्स लेवी कर देंगे, हम टैक्स इम्पोज कर देंगे। लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूं आप लिखना शुरू कीजिएगा। टैक्स शैल बी लेवीड ऑन द टोटल इनकम। किस पे लगाऊंगा टैक्स? टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम तो निकालनी मुझे सिखानी पड़ेगी आपको। मैंने पहले भी कहा था टोटल इनकम निकालने की तो सारी गेम है इस सब्जेक्ट में। टोटल इनकम निकालने में ही हमारा सारा समय लगना है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको पांचों हेड सिखाने पड़ेंगे, क्लबिंग सिखानी पड़ेगी, सेट ऑफ सिखाना पड़ेगा, आपको डिडक्शंस बतानी पड़ेंगी, तब जाके आप टोटल इनकम निकाल पाओगे। टोटल इनकम कब की सर? अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर याद करो, मैंने बताया था कि सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी कि आखिर प्रीवियस ईयर क्या है। टोटल इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स इन द एनुअल यूनियन फाइनेंस एक्ट। यानी जो आपने इनकम अर्न करी प्रीवियस ईयर में, उसे हम किस रेट पे टैक्स लेवी करेंगे? उस पे प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पे। और ये रेट्स हम कहां प्रिस्क्राइब करके दिया करेंगे आपको? हर साल, यानी कि एनुअल। एनुअली कहां बताते हैं? यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल का। एनुअल यूनियन फाइनेंस एक्ट, जो कि बजट का पार्ट होता है। बजट में मैंने आपको पहले बताया था फाइनेंस बिल भी होता है, और फाइनेंस बिल ही पास होके क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट। ये हो गया पहला बुलेट। ठीक है, अब दूसरा बुलेट लिखिए। द चार्ज इज ऑन, द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन। पर्सन के नीचे मैंने एरो मार के पर्सन में बताया है कौन कौन लोग आते हैं, पर पहले पूरी लाइन लिख लो। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31। हमने बात की थी कि सेक्शन 2 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बट हम लोग इसे ऐसे ही बोला करेंगे, सेक्शन 2 31। ठीक है, तो आप लोग सब सेक्शन क्लॉज इसको ज्यादा परेशान मत होइएगा, उसके लिए मैंने शुरू में आपको वो टॉपिक बता दिया बुक से जो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे बोलूंगा, सेक्शन 2 31, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 31। यानी पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 यहां दे रखी है हमारे एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन। और जब आप पर्सन की डेफिनेशन जाके पढ़ते हो तो उसमें आपको ना सेवन कैटेगरीज मिलती हैं, 7 टोटल। हालांकि बुक में मैंने अपने नोट्स में 8 बनाई हुई हैं, मैंने एक को 2 में कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने 7 नाम लिखवाए हैं आपको पर्सन की डेफिनेशन के साथ, जहाँ पर्सन वर्ड लिखवाया है। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको भी ये लिखने हैं। ठीक है, पेंसिल वगैरह से लिख लेना। पर्सन के अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा सारे बच्चे। सबसे पहला जो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है वो है इंडिविजुअल। आप, मैं, आपके पेरेंट्स, या यार जितनी भी 140 करोड़ की आबादी हम देखते हैं आसपास, सारे इंडिविजुअल, इवन बाहर का आदमी भी हो सकता है, सिर्फ इंडिया की आबादी नहीं, हर इंडिविजुअल पर्सन है इनकम टैक्स वालों की नजरों में। ध्यान रखिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता माइनर हैं आप, मेजर हैं आप, साउंड माइंड के हैं आप, अनसाउंड माइंड के हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हम चीजें पढ़ते थे कि ये तो भाई अनसाउंड माइंड का आदमी है तो ये नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो माइनर है, इसके सारे एग्रीमेंट वॉइड हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ भाई किसी को भी इनकम होगी, चाहे वो माइनर है, चाहे वो मेजर है, चाहे वो साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, एलियन एनिमी है, कोई भी है भाई, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल है, सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। पहली बात तो पहला पर्सन तो इंडिविजुअल हो गया। दूसरा है HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसकी नोट्स पढ़ोगे ना, मेरे जब नोट्स आप पढ़ोगे बुक में से, तो HUF के बारे में ना बहुत ज्ञान दे रखा है हमारे नोट्स में, क्योंकि हमने वो नोट्स उठाए हैं स्टडी मटेरियल को बेस बनाकर। तो स्टडी मटेरियल ने ना बैठ के HUF को बहुत सारा समझा रखा है। आपने सुना होगा बचपन में मिताक्षरा, दया भागा, ठीक है, कि एक में सिर्फ मेल मेंबर ही बन सकते हैं और एक में मेल और फीमेल दोनों मेंबर बन सकते हैं। को पार्टनर्स क्या होते हैं,
छोटी छोटी चीजें एचयूएफ के बारे में आधे पेज पौने पेज में बता रखी हैं, वो हम लोग बुक से बाद में पढ़ लेंगे। पर फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह भी कुछ रन कर रहे हो, जरूरी नहीं बिजनेस रन कर रहे हो, आपने एचयूएफ बना के मान लो कोई प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी, आपने एचयूएफ के नाम पे कोई सपोज करिए कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, बाद में उसे बेच दिया, यानी एचयूएफ की भी इनकम कैलकुलेट होती है हमारे इनकम टैक्स लॉ में। यानी इनकम टैक्स लॉ वाले इंडिविजुअल से भी टैक्स मांगते हैं, एचयूएफ से भी टैक्स मांग सकते हैं अगर आपने एक एचयूएफ फॉर्म कर रखी है। अब एचयूएफ कैसे फॉर्म होती है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, वो सब चीजें इनकम टैक्स लॉ में नहीं आपको मिलेंगी, वो सब चीजें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड ऑल बने हुए हैं वहां आपको वो सारी जानकारी मिलती है। इनकम टैक्स लॉ, एचयूएफ कैसे फॉर्म होती है, कैसे पार्टीशन होती है, उन सारी चीजों की चर्चा इनकम टैक्स लॉ नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स वाले तो ये भी बोलते हैं कि जो फर्म है ना, फर्म फर्म भी पर्सन है, फर्म भी पर्सन है। यानी अगर मैं बात करूं हमारी जी के इंस्टीट्यूट, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो इसके अंदर मिस्टर जी और मिस्टर के अगर ये दोनों पार्टनर्स हैं तो बताइए मुझे आपको यहाँ पे इस छोटी सी डायग्राम में कितने पर्सन नजर आ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, आपको कितने पर्सन नजर आ रहे हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज पर इनकम टैक्स लॉ, ध्यान रखिएगा मैं एज पर इनकम टैक्स लॉ पूछ रहा हूं, मैं एज पर पार्टनरशिप लॉ नहीं पूछ रहा, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपको कितने पर्सन नजर आ रहे हैं इस छोटी सी डायग्राम में, इस छोटी सी प्यारी सी डायग्राम में, फटाफट से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे उम्मीद है आप सही आंसर दे देंगे। पहला आंसर आ गया है जी कि हमें सर 3% नजर आ रहे हैं, हमें 3% नजर आ रहे हैं इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास आ रहे हैं। गौरव कुमार जी कह रहे हैं सर मुझे सिर्फ 1% नजर आ रहा है। बेटा थोड़ा सा मन की दृष्टि से देखें तो आपको मिस्टर जी पहले पर्सन, मिस्टर के दूसरे पर्सन, और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, 3% अलग अलग हैं। सर एक बार बताओ, जीके इंस्टीट्यूट जो कमाएगा वही तो आगे मिस्टर जी और मिस्टर के शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग होएगी, तो मतलब उसी प्रॉफिट पे जीके इंस्टीट्यूट भी टैक्स भरे, उसी प्रॉफिट पे मिस्टर जी भी टैक्स भरे, मिस्टर के भी टैक्स भरे, क्या ऐसा होगा क्या? जी नहीं बेटा, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, डोंट वरी, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, एक इनकम को दो हाथों में टैक्सेबल नहीं करेंगे, डोंट वरी। बट इतना समझ लो कि पर्सन 3 है यहाँ पे, पर्सन 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी बच्चा 1% कह रहा है, 2-3 बच्चों ने बोला कि सर हमें 1% दिख रहा है, बेटा मिस्टर जी अलग पर्सन है, मिस्टर के अलग पर्सन है, 2 इंडिविजुअल हो गए और एक फर्म है, तो 3 अलग अलग पर्सन है इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ हियर। अब कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो सब भाई समझाएगा आपको, डोंट वरी, समझाएगा, मैं सब समझाएगा कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फिर वो प्रॉफिट कैसे बटेगा, किस कौन प्रॉफिट पे टैक्स भरेगा, कौन सैलरी पे टैक्स भरेगा, सब बताएंगे हम आपको, डोंट वरी। अब मैं आपको मुद्दे की बात ये बताना चाह रहा था, अब जीके इंस्टीट्यूट नाम की फर्म, ये जो फर्म है, ये फर्म कैसे आपने बनाई, ये फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, ये फर्म में पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है, ये फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या रहेगी पार्टनर्स की, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ी हुई हैं अलग से 1932 वाले में, वो सब चीजें हमारा इनकम टैक्स लॉ थोड़ी बताएगा यहाँ पे। अच्छा, अब समझ में आ रहा है हमें, जैसे सर हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है वैसे ही एचयूएफ के भी एक्ट बने हुए हैं, तो पार्टनरशिप एंड ऑल कॉन्सेप्ट वहां से उठाए हुए हैं, यहां सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट बता रखा है इनकम टैक्स वालों ने मेनली। ओके, अब हमें आपकी बात बेटर समझ में आ रही है, यानी पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स पार्टनरशिप एक्ट वाले ही हैं, पर टैक्स ट्रीटमेंट कहां बता रखे हैं, इनकम टैक्स लॉ में। गॉट इट सर। और सर हमने ना एक वर्ड और सुना है सर, हमने ना सीए फाउंडेशन में एक वर्ड और सुना था, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, हमारे पूरे एक्ट में, हमारा एक्ट बोलता है पार्टनर, ये इनकम टैक्स एक्ट, जहां भी वर्ड फर्म आ रहा है इंक्लूड्स एलएलपी, यानी फर्म में एलएलपी भी शामिल है।
यानी कि फर्म में एलएलपी भी शामिल है। यानी पूरे एक्ट में जहां भी वर्ड फर्म लिखा है उसमें एलएलपी भी शामिल है। ठीक है, हालांकि एक दो जगहें ऐसी हैं हमारे सिलेबस में जहां मैं आपको स्पेसिफिकली बोल दूंगा कि ये सेक्शन फर्म पे लगेगा पर एलएलपी पे नहीं लगेगा। तो अगर कोई सेक्शन स्पेसिफिकली कोई बात बोलता है तो हम सेक्शन की बात मान लेंगे, अन्यथा हमारा पूरा एक्ट हम इस तरह पढ़ेंगे कि फर्म में एलएलपी भी शामिल है। तो अभी तक के बताइए 3 पर्सन कौन कौन हो गए? सर इंडिविजुअल पर्सन है, सर एचयूएफ पर्सन है, सर फर्म भी पर्सन है, और सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, कंपनी कंपनी कंपनी। अब चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी है, चाहे आपकी फॉरेन कंपनी है, चाहे इंडियन कंपनी है, यहाँ मैं आपको 3 वर्ड सिखाऊंगा, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये कंपनी भी हमारे इनकम टैक्स लॉ की नजरों में एक सेपरेट पर्सन है। सर चलो इनकम टैक्स लॉ छोड़ो, कंपनी तो वैसे भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हमें पता ही है ये बात। तो बेटा ठीक है, कंपनीज एक्ट में उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है, वो तो है ही है। हमारा इनकम टैक्स लॉ भी ये बोलता है कि कंपनी का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा और उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, उनको जो डिविडेंड मिलेगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, तो कंपनी भी हमारे इनकम टैक्स लॉ में पर्सन है। और एक बात ना मैं छोटी सी और बता देता हूं, सर पर्सन की डेफिनेशन आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर ये वर्ड हमारा असेसी है, अगर ये वर्ड हमारा असेसी है, तो पर्सन की डेफिनेशन असेसी से भी ब्रॉड है। अच्छा, मतलब जब आप हमें असेसी की डेफिनेशन पढ़ाओगे ना सर, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा असेसी इज अ पर्सन। जो ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूं ना आपकी क्लास में, असेसी असेसी असेसी, जिसका टैक्स कैलकुलेट करना है हमने असेसी का, तो हर असेसी पर्सन पक्का होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पर्सन असेसी हो। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप सारे बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हो, आप सारे पर्सन तो हो। सर वैसे हमें कई लोग कहते हैं कि तो बंदों वाली बात करता नहीं है, पर हाँ सर मान लेते हैं आप कह रहे हो तो हम पर्सन ही हैं, हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ जाते हैं। सर ठीक कह रहे हो आप, तो हम पर्सन तो हैं, लेकिन सर आज तक हमें किसी ने असेसी कह के तो नहीं बुलाया। आज तक कभी डिपार्टमेंट ने तो नहीं हमें कहा टैक्स भर दे भाई, आज तक कभी डिपार्टमेंट ने हमें ये तो नहीं कहा रिटर्न फाइल कर दे भाई। तो सर आपकी बात ना हमें ठीक लग रही है, एवरी पर्सन मे नॉट बी एन असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। अगर मेरी बात आपको इस समझ में आ रही हो अच्छे से, तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सर हर पर्सन जरूरी नहीं असेसी हो, लेकिन हर असेसी पक्का पक्का पर्सन जरूर होगा। मेरी बात अगर आपको अच्छे समझ में आ रही है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, फिर मैं पर्सन की डेफिनेशन को आगे बढ़ाऊंगा, यानी पर्सन में और कौन कौन लोग आएंगे फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। अभी तक मैंने पर्सन में किस किस को शामिल करा है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। थम्स अप की हो गई है बौछार, मजा आ गया जी, मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं जी आगे हमारे पास और इस पर्सन के परिवार में क्या क्या आ रहा है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। कंपनी में मैं आगे बता दूंगा डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो सब चीजें हम कर लेंगे, डोंट वरी। एक वर्ड मैंने और लिखवाया है एओपी और बीओआई। अब ये क्या वर्ड्स हैं? एओपी होता है बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई होता है बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पर्सन मिलके कोई काम करना शुरू कर दें, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्म ना करें। सर पार्टनरशिप फॉर्म ना करें मतलब, आपको याद होगा एक ना आप कार्डिनल प्रिंसिपल पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट में, चलो याद करते हैं, देखते हैं सीए फाउंडेशन किसको याद है। सर याद मत करवाओ आप फाउंडेशन। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता था पार्टनरशिप का? किसके बेस पे आप कंक्लूड करते थे कि क्या कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप है कि नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वहां आपने पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन में। देखते हैं किन किन बच्चों को याद है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, लेट्स सी कौन बच्चा सही जवाब देता है। कोई ऐसा प्रिंसिपल जिससे आप बोलते थे कि अगर ये है एग्रीमेंट में तो समझ लीजिए पार्टनरशिप है। म्यूचुअल एजेंसी, बहुत ही बढ़िया, दो आंसर आए हैं हमारे पास, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, म्यूचुअल एजेंसी, और भी बहुत सारे आंसर आने शुरू हो गए हैं।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही यही बेस बिल्डिंग की मैं बात करता हूं कि जब आपने एक पिछले लेवल पे बेस अच्छा बिल्ड किया होता है ना, तो अगले लेवल पे भी आपको डेफिनेटली नॉलेज काम आती है। मजा आ गया भाई कमेंट सेक्शंस में, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिल खुश हो गया मेरा। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है और फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, इस तरह की आपने चीज पढ़ी थी। अब मान लीजिए दो लोग आपस में काम तो करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन या उस तरह की जो चीजें जो पार्टनरशिप लॉ में रिक्वायर्ड हैं वो चीजें नहीं करते आपस में एग्री। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, भाई आप दोनों काम तो इकट्ठे कर रहे हो लेकिन आपने पार्टनरशिप भी फॉर्म नहीं करी, तो आपको जो इनकम हो रही है दोनों को इकट्ठे, हमें उसको टैक्सेबल तो करना है ना कहीं ना कहीं। तो हम भी आपको भी एक पर्सन की कैटेगरी बनाएंगे, उस पर्सन की कैटेगरी का नाम इन्होंने रखा BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और AOP, AOP में क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें क्या होगा, जरूरी नहीं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई यानी दो इंडिविजुअल्स ही कोलैबोरेट करें, मे बी एक मिस्टर एक्स हो और साथ में एक कंपनी हो, साथ में एक फर्म हो, तीन लोग मिलकर कुछ काम करना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी लोग आपस में एग्रीमेंट्स कर करके कुछ भी करी जा रहे हैं, तो हमारे इनकम टैक्स वाले पता क्या बोलते हैं, हमने छोड़ना किसी को नहीं, हमने सबको कैटेगरी में डाल देना किसी ना किसी पर्सन की कैटेगरी में। अगर आप फर्म की कैटेगरी में नहीं आ रहे, अगर आप कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ रहे, अगर आप HUF की कैटेगरी में नहीं आ रहे, हो सकता है आप फॉल कर जाओ AOP या BOI की कैटेगरी में। बस डिफरेंशिएट अभी सिर्फ ये रखो इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि AOP में कोई भी पर्सन एसोसिएट हो सकते हैं, मे बी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, कोई भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट ही तो बनाना है। और अगर मैं BOI की बात करूं, BOI में केवल और केवल इंडिविजुअल्स लोग ही आपस में कोलैबोरेट करेंगे। बस इसको फर्म से आप इस बेस पे डिफरेंशिएट करोगे कि अगर तो आपने म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन और वो सब किया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करा है, ठीक है, तो आपकी बन जाएगी फर्म। लेकिन अगर आप फर्म में कवर ना हुए लेकिन कोलैबोरेशंस कर रहे हो इस तरह से, तो हो सकता है इनकम टैक्स वाले आपको AOP या BOI की कैटेगरी में कैटेगराइज करके आपसे भी टैक्स ले ले। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज छोटी सी और क्लियर कर दूं, सर CA इंटर लेवल पे क्या हमें ये सारे पर्सन पढ़ा दोगे सर आप? मतलब जैसे ना सर एक तरीका होता है सर, हम +1 में ना सर वो पढ़ के आए थे अकाउंट, सर वहां ना हमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाई थी, पता है आपको? पार्टनरशिप भी +2 में आई थी हमें सर, कंपनी अकाउंट्स भी हमें +2 में सिखाए थे, सब कुछ +1 में थोड़ी सिखा दिया था सर। आप यहाँ पे कैसी बात कर रहे हो, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, क्या सर आपने तो मेला लगा दिया यहाँ। तो बेटा मैं आपको बता दूं, CA इंटर लेवल पे ज्यादा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ज्यादा जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो केवल और केवल, केवल और केवल इंडिविजुअल असेसी है। सर क्या बात है, ये तो दिल खुश कर दिया आपने। यानी आपसे बहुत कम सवाल, AOP BOI का तो बहुत कम चांस रहता है, हाँ फर्म या कंपनी या HUF इसका कोई बेसिक्स आपसे वो टेस्ट कर सकता है, उतने बेसिक्स में आपके बना के चलूंगा। बट इतना समझ लीजिए, आपको जो अधिकतर सवाल होंगे, 90% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंडिविजुअल असेसी से रिलेटेड होंगे, वो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होंगे। ओके, ये सही है सर, मतलब AOP BOI थोड़ा एक ओवरव्यू सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगा, पर बुक में ना लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल लिखी हुई है, इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूँ ताकि कोई किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आगे सुनना सर, कौन कौन लोग आगे पर्सन में एक बार दोबारा बताना सर, सुन लो बेटा दोबारा सुन लो, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब छठा सुनिएगा, छठा सुनिएगा, छठा यहाँ पे है जी लोकल अथॉरिटी। सर ये लोकल अथॉरिटी में क्या आता है? बेटा लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमिटी, पंचायत, जैसे गांव वगैरह में जिला परिषद, पंचायत, और शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमिटी, ये सारे होते हैं, सुने होंगे आपने ये बॉडीज। सर इनको भी इनकम्स होती हैं? बेटा बिल्कुल होती हैं। आप देखिए जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं, आजकल तो जगह जगह पे आपको होर्डिंग्स दिखती हैं पॉलिटिकल, कहीं चन्नी साहब जी हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए हैं कि मैंने ये कर दिया, कहीं हमारे केजरीवाल जी का पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा पोस्टर भी नहीं, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी। बेटा ये सारी जो जगहें होती है ना, ये लोकल अथॉरिटीज की होती हैं, इन्हें यूनिपोल्स बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये
पॉलिटिकल पार्टीज वालों को कैसे देते हैं कैसे नहीं, लेकिन अगर मान लो मेरे को अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी है ना जीके इंस्टीट्यूट की, भाई साहब हमसे तो ये 1-1 लाख रुपए महीना मांग लेते हैं, 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना, काफी महंगे एरियाज होते हैं क्योंकि मेन रोड पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनका जो रेवेन्यू होता है, जो रेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है? देखो, एक शायद आपको बात पता हो, हमारे देश में जो स्ट्रक्चर है वो 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है। टियर यहां पे मैं फाड़ने वाले टियर को नहीं बोल रहा, ये वर्ड होता है ना TIER, और इसे कई बच्चे टायर टायर बोलते रहते हैं, 3 टायर। बेटा टायर नहीं होता है, 3 टियर, 3 लेवल्स। हमारे यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर है। लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है सर घर घर चली गल, चन्नी करदा मसले हल, क्या बात है। अब बच्चे देखो कितना कितना प्रभावशाली मतलब एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, आप देख रहे हो। नवीन शर्मा जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, आप पक्के चन्नी भक्त लग रहे हो मेरे को। चलिए खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या बोल रही है, हमारी लोकल अथॉरिटी भी अगर कुछ कमाएगी ना, हमें तो इनसे भी टैक्स चाहिए। क्या बात है, मतलब कि हमारा जो सेंट्रल लेवल का लॉ है ये लोकल अथॉरिटी को भी बख्श नहीं रहे। जीएसटी में जाके मैं बताऊंगा, जीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी तीनों को ही पर्सन माना हुआ है। हमारे यहाँ सेंट्रल ये इनकम टैक्स में तो फिर भी चलो सिर्फ लोकल अथॉरिटी को ही माना हुआ है पर्सन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 टियर में जो हमारी सीजी, एसजी और एलए, इसे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ सीजी, एसजी, एलए, लोकल अथॉरिटी को पर्सन माना हुआ है हमारे इनकम टैक्स लॉ में, ठीक है। तो ये साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी को भी अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो साथ में, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉमा पंचायत एक्सेट्रा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉमा पंचायत एक्सेट्रा। अगला टॉपिक बीच में मिक्स ना कर देना, ये असेसमेंट ईयर वाला टॉपिक अलग चल रहा है, ये अलग से लिखवाऊंगा, नीचे कहीं असेसमेंट ईयर भी बीच में ही पिच कर दो, अलग चल रहा है भाई, वो ध्यान से करना। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचओएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, और एक वर्ड और इन्होंने लिखा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये क्या है सर, ये बड़ा रेजिडुअल सा पर्सन है कि भाई तुम कुछ कर रहे हो पर हमें समझ नहीं आ रहा तुम कहां फॉल कर रहे हो, तुम यहां फॉल कर जाओगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू धर्म में आपने सुना होगा वैष्णो देवी एक पिलग्रिमेज है, हमारे यहाँ जम्मू से आगे जाके, कटरा से आगे जाके एक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इसका जो बोर्ड है ना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करके एक बोर्ड बना हुआ है। अब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ना तो ये इंडिविजुअल है, ना ये एचयूएफ है, ना ये फर्म है, ना ये कंपनी है, ना ये एओपी है, ना ये बीओआई है। या अगर हम सिख धर्म में बात करें तो जो हमारा एसजीपीसी है, ठीक है, इस तरह का जो एक, या अगर मैं वकीलों की बात करूं तो बार काउंसिल, मेडिकल लाइन में बात करूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना बेटा, इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजों को भी ये, या यूनिवर्सिटीज, कोई यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कोई स्कूल्स हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको ये उठा के क्लासीफाई कर देते हैं एजेपी में, यानी कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में, छोड़ेंगे किसी को नहीं। सर मतलब ये जो मंदिरों में या इधर उधर जो इतना इतना चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सर इन पे भी मतलब ये भी क्या इनकी इनकम मानी जाती है? बेटा मैं आपको बता तो रहा हूँ, बहुत वाइड वर्ल्ड है ये, बहुत कुछ है हमारे इस इनकम टैक्स की दुनिया में, बट ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम सीए इंटर में सारा कुछ कवर करें, क्योंकि सीए इंटर में हमारा जो प्राइमरली फोकस रहेगा वो रहेगा इंडिविजुअल पे, हमारा प्राइमरी फोकस ज्यादा रहेगा इंडिविजुअल पे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के साथ मैं आपको अभी एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इसका। फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, या फिर बार काउंसिल, इस तरह की चीजें ये आपकी चली जाती हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। तो यहां आके आपको पर्सन की डेफिनेशन समझ में आती है।
ठीक है, यहाँ आके आपको पर्सन की डेफिनेशन समझ में आती है। तो एक चीज छोटी सी मैं और करवा देता हूँ, अगर आपके पास लेफ्ट साइड कहीं पे जगह हो, सर आपके पास तो बहुत जगह पड़ी है, हम कहाँ बनाएंगे, अगर जगह है तो ठीक है, वरना यहीं कहीं पेंसिल से छोटा सा बना लो कि आपको बस याद रहे कि असेसी एक छोटा वर्ड है और पर्सन एक ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, थोड़ा यार डिजाइनदार बना देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। 2 मिनट, हमने यहाँ पे सारा बंदोबस्त किया हुआ है, ये देखते हैं, इसको चला के देखते हैं ना, चला के देखो सर। ए हाँ अभी देखता हूँ। ओहो, पेन चूज करो पहले। ए हाँ अब देखते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है सर, मजा आ गया। एक और बनाएंगे। हाँ, क्या बात है। तो ये हमारा है जी असेसी का वर्ल्ड, और ये है जी हमारा पर्सन का वर्ल्ड। ये बस आपको याद रखने के लिए मैंने बनवा दिया कि आपको ध्यान रहे, असेसी का वर्ल्ड नैरो है, पर्सन का वर्ल्ड ब्रॉड है। एवरी पर्सन मे नॉट बी एन असेसी, बट एवरी पर्सन विल ऑलवेज बी एन असेसी। बिल्कुल ठीक बात है सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया आज तो, रोज ही मजा आ रहा है वैसे तो सर। अब क्या करवाओगे सर, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 2 मिनट, मैं ऊपर देखता हूँ पहले आज क्या डिस्कस करना है हमने, पर इसमें टीडीएस और टीसीएस है। चलो पहले तो हाँ, चलो एक काम करते हैं, टीडीएस और टीसीएस को समझने के लिए ना हमें प्रीवियस ईयर वाला ही कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो ना एक काम करिए, इसके नीचे हेडिंग लिखिएगा। चलो आपको पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसको फेयर नोट करना, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे अलग से बना के दिखा देता हूँ। अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना, सुन लेना एक बार। ये डेट मैंने लिखी 1/4/2021, ये डेट मैंने लिखी 1/4/2022, और ये मैंने डेट लिखी 31 मार्च 2023। ठीक है, हम लोग ना अकाउंट्स में एक वर्ड सीखते थे, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो जो मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बना के दिखाई है, ये एक फाइनेंशियल, 2 फाइनेंशियल ईयर दिखाए हैं मैंने आपको। एक तो आपको नजर आ रहा है 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22, और एक आपको नजर आ रहा है फ्यूचरिस्टिक ईयर जो अभी शुरू नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, तो अब सुनिएगा ध्यान से, देखो ये जो ईयर है, जो 21-22 है, हमारा इनकम टैक्स लॉ बोलता है इस ईयर में जो आप इनकम अर्न करोगे, जो इस ईयर में आप इनकम अर्न करोगे, ये इनकम आपने पूरे साल में कितनी अर्न करी, यहां स्टार्टिंग में तो नहीं पता होगा ना आपको। हालांकि इसे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मैं इस साल में कितनी इनकम कमाऊंगा, पर एग्जैक्ट इनकम तो जब पूरा साल खत्म होगा, जब पूरा साल ये वाला खत्म हो जाएगा जिसे मैं येलो कर रहा हूं, जब ये पूरा साल आपका खत्म हो जाएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि पूरे साल में आपने कितनी इनकम अर्न करी। ठीक है, पूरे साल में जो आपने इनकम अर्न करी, इसको हम टैक्सेबल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, इसको हम टैक्सेबल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि फाइनल फिगर तो हमारे पास तभी आएगी ना, पूरे ईयर में आपने कितनी इनकम अर्न करी, इसे हम टैक्सेबल करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इसे बोलते हैं असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी आपकी सारी असेसमेंट तो नेक्स्ट ईयर में होगी कि आपका कितना टैक्स बना, कितनी इनकम बनी, क्या बना। तो जो ईयर में आपने इनकम अर्न करी, उससे नेक्स्ट ईयर में उसकी असेसमेंट हो रही है। इसका मतलब जिस ईयर में असेसमेंट हो रही है, वो किस ईयर से रिलेटेड असेसमेंट हो रही है, पिछले ईयर से रिलेटेड असेसमेंट हो रही है। यानी कि ये जो ईयर में मैं असेसमेंट करूंगा, जो आपके सामने यहाँ पे असेसमेंट दिख रहा है 22-23, जिसे अब मैं ग्रीन करने जा रहा हूं, ये वाला, ये ईयर में किस इनकम की असेसमेंट होगी, जो इनकम आपने पिछले साल में कमाई है, जो इनकम आपने पिछले साल में कमाई है। इसका मतलब जो कमाई है इनकम, उसे जिस जिस ईयर में मैं इनकम कमा रहा हूं, उसे हम बोल देते हैं प्रीवियस ईयर। और उस इनकम की असेसमेंट क्योंकि नेक्स्ट ईयर में होती है, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर को। पर असेसमेंट ईयर किस चीज का असेसमेंट ईयर है, पिछले साल की कमाई हुई इनकम का, इसलिए हम उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अच्छा सर, हम एक बात बताओ, हर फाइनेंशियल ईयर जो होगा,
वो प्रीवियस ईयर भी होगा, वो असेसमेंट ईयर भी होगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है, सर कैसे, जरा बताना सही आपने क्या बोला लास्ट में, मैं भी बताता हूं। एक बात सोचो, जो इनकम आपने ये 20-21 में कमाई होगी, 1-4-20-21 में, यानी जो 20-21 ईयर निकल चुका, इस ईयर में जो इनकम आपने कमाई होगी उसकी असेसमेंट यहां हुई होगी। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर 20-21 में कमाया उसकी असेसमेंट 21-22 में होगी। जो आप इनकम कमाओगे प्रीवियस ईयर 21-22 में, उसकी असेसमेंट 22-23 में हो जाएगी। इसका मतलब हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है। प्रीवियस ईयर किसका है? जो इनकम आप कमा रहे हो उसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी, उस साल की। और जो इनकम उससे पिछले साल कमा चुके हैं आप, वो उसका असेसमेंट ईयर भी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं ग्रीन कर रहा हूं इस ईयर की, ये वाले ईयर की जो इनकम आपने 21-22 में कमाई, उसका तो ये प्रीवियस ईयर है। लेकिन जो इनकम आप 20-21 में कमा चुके हो, उसका ये असेसमेंट ईयर है। तो ये दो डेफिनेशन हमारे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं रहेंगी कि पेपर में आपको लिखने में आएंगी, लेकिन ये पूरे सिलेबस में मैं यूज करूंगा। मतलब हमारे इनकम टैक्स लॉ में फाइनेंशियल ईयर टर्म कम यूज हुई है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये टर्म ज्यादा यूज हुई है। इसका मतलब हम लोग फाइनेंशियल ईयर वर्ड ना यूज करके हम ज्यादा वर्ड यूज करा करेंगे पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, और एवाई मतलब असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में मैं इनकम कमा रहा हूं उसे हम प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, क्योंकि उसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होती है। ठीक है, और हर ईयर मैं आपको फिर कह रहा हूं प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। आई होप आपको मेरी ये बात बेसिक समझ में आ गई होगी कि आखिर हम प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कमाई हुई इनकम की असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होती है, इसलिए हम उसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने काम कीजिएगा, कॉपी में एक छोटी सी डायग्राम बनाइएगा। ये आपको अगर दिख पा रही हो प्रॉपरली अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब समय भी हो गया है। मैं एक बार बस फटाफट बता देता हूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। टाइमलाइन आपको दिख रही होगी इसमें 1-4-2021, ये तो पहले टाइमलाइन है, देखो यहां से टाइमलाइन जा रही है, ये टाइमलाइन है 1-4-21, 1-4-22 और 31 मार्च 23। ये तो आ रहे हैं पॉइंट्स, डेट्स जो हैं। ऊपर आ रहे हैं इनकम अर्न्ड, उसके साथ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, और ऊपर आ रहे हैं इनकम में टैक्सेबल नेक्स्ट ईयर में, उसके साथ लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर। और नीचे एरो मार के मैंने लिखा हुआ है यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, और इसके नीचे लिखा हुआ है पे एज यू अर्न स्कीम। और राइट साइड पे मैंने एक डेट दिखाई हुई है 31 जुलाई 2022, ये वाली 31 जुलाई। बताऊंगा इस डेट का रेलेवेंस नेक्स्ट लेक्चर में। और लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर 21-22, और यहां लिखा हुआ है जनरली। तो ये सब लिखा हुआ है डायग्राम में, और इस पूरी डायग्राम को बादल में डाल के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ईच फाइनेंशियल ईयर इज बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो एक बार फिर से आप चाहे इसको सुन लीजिएगा जो मैंने अभी बोला है, ताकि जब आप इसको लिख रहे हैं कॉपी में आप प्रॉपरली लिख पाएं। बाकी कल तो मैं इसको समझाऊंगा ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी चर्चा बहुत अच्छे से आपके साथ करने वाला हूं। उसके बाद फिर मैं जो ऊपर आपने सेक्शन वाइज स्टडी आज लिखी है टीडीएस, टीसीएस, फिर मैं उसको और बेटर समझा पाऊंगा आपको ये समझाने के बाद। ठीक है जी, आई होप ये डायग्राम आप कॉपी में जड़ लेंगे बढ़िया से। एक बार फिर से मैं स्क्रीन आपके सामने रख देता हूं, ताकि अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका, या पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ रोकते हैं इस लेक्चर को, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।